गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग एसी में पढ़ेंगे हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर। तो याद करो डीसी में हम लोग हीट प्रोड्यूस पढ़ते थे H=I² RT। वहाँ पर करेंट कांस्टेंट होता था, यहाँ पर करेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस कैसे लिखेंगे एसी में? तो मैं हेडिंग लिख रहा हूँ, हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर। तो मैं मान रहा हूं लेट करेंट इज I=I0 sin ओमेगा टी। करेंट वेरिएबल है तो हीट प्रोड्यूस अलग अलग टाइम। हीट प्रोड्यूस देखो तो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए नहीं लिख सकते हम, अपने को स्मॉल टाइम के लिए लिखना पड़ेगा क्योंकि करेंट वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो मैं क्या करता हूं, dt टाइम के लिए हीट प्रोड्यूस लिखता हूं। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन ए रेसिस्टर इन टाइम dt इज dH I² RDT। I का वैल्यू कितना? I0² R sin² ओमेगा टी dt। ये dH का वैल्यू। मैं चाहता हूं एक टाइम पीरियड में हीट प्रोड्यूस फाइंड करूं। हीट प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम पीरियड इज H=DH का इंटीग्रेशन। अब DH का इंटीग्रेशन, तो DH का वैल्यू अपने को पता है कितना हो जाएगा। एक टाइम पीरियड के लिए लिख रहे हैं तो 0 से कैपिटल T, क्योंकि टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने वाले हम लोग। एक बार मैं यही चीज लिख देता हूं, I0²। मैं इसको एक साथ लिखता हूं, I0 sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर R dt का इंटीग्रेशन। ऐसे तो ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन मैं सिर्फ इसको बाहर करता हूं। R को बाहर करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0 से T I0 sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर dt। मैं क्या करता हूं, कैपिटल T से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर R T ये लिख रहा हूं इस फॉर्मेट में। T से T कैंसिल हो जाएगा। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पूरा क्वांटिटी करेंट के स्क्वायर का मीन है। करेंट के स्क्वायर का मीन है। कैसे? करेंट के स्क्वायर का मीन कैसे लिखते थे, I² dt का इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड के लिए। ये क्वांटिटी कैपिटल T बनता था, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, T नीचे है और ये क्या है, I0 sin ओमेगा टी, I का वैल्यू। तो देखो तो ये पूरा का पूरा क्या है, I करेंट का स्क्वायर का मीन, और करेंट का स्क्वायर का मीन होता है करेंट का RMS का होल स्क्वायर। कैसे? इसका रूट ही IRMS होता था, इसका रूट IRMS। तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको करंट का स्क्वायर का मीन बोलो या RMS करंट का होल स्क्वायर बोलो, इस पूरे को। तो मैं डायरेक्ट इसको क्या बोल रहा हूं, RMS का करंट का RMS का होल स्क्वायर R इंटू T।
देखो तो एक टाइम पीरियड में हीट प्रोड्यूस कैसे लिख रहे हैं, IRMS RT, हीट प्रोड्यूस्ड इन वन टाइम पीरियड। एसी सर्किट में हीट प्रोड्यूस लिखना हो तो आई स्क्वायर किसका, आरएमएस का, आई आरएमएस का होल स्क्वायर आर इंटू टी। ये एक टाइम पीरियड के लिए है। अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए भी निकालते तो यही फार्मूला यूज करते। तो एक टाइम पीरियड के लिए बोलो, दो टाइम पीरियड के लिए बोलो, 3 टाइम पीरियड के लिए बोलो, लॉन्ग टाइम के लिए बोलो, यही आएगा। लेकिन अगर एक टाइम पीरियड से कम के लिए निकालना हो तुम्हें, तो फिर तुम्हें प्रॉपर मेथड से इसको इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। जो बेसिक मेथड से इंटीग्रेट करके आते हैं वही करेंगे। लेकिन एक टाइम पीरियड के लिए हीट प्रोड्यूस इतना, 2 टाइम पीरियड के लिए इतना, 3 टाइम पीरियड के लिए इतना, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम में जितना टाइम हो वो टाइम यहां रख देंगे। तो डीसी में हीट प्रोड्यूस कैसे लिखते थे, आई स्क्वायर आर टी, और एसी में कैसे लिखेंगे हीट प्रोड्यूस, ये। फर्क क्या है कि डीसी वाले में डीसी करंट यूज करते थे और एसी वाले में हम करंट कौन सा यूज कर रहे हैं, आईआरएमएस। एक्चुअली में एसी सर्किट में करंट हम लोग मेजर या मेंशन जो करते हैं वो उसके आरएमएस वैल्यूज में करते हैं। अगर कहीं भी करंट या वोल्टेज दिया हुआ है या अपने को फाइंड करना है तो वो आरएमएस में करना है, ना कि पीक में। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि कहीं भी करंट दिया हुआ है या अपने को मेजर करने के लिए बोले तो हम उसको आरएमएस में करेंगे। दिया हुआ मान लो कि ऐसे दे दे करंट 10 एम्पियर, मतलब ये करंट आई आरएमएस है। अगर तुम्हें बोल दिया कि फाइंड करंट, मतलब तुम्हें आई आरएमएस फाइंड करना है। उसी तरह से वोल्टेज दे दिया 220 वोल्ट, इसका मतलब है कि तुम्हें वी आरएमएस दिया है 220 वोल्ट, ना कि वी नॉट दिया है 220 वोल्ट। या फिर तुम्हें कह दे कि वोल्टेज फाइंड करो, वोल्टेज फाइंड करो मतलब वी आरएमएस फाइंड करो। तो ये बात दिमाग में बैठा लो कि एसी सर्किट में करंट मेजर या मेंशन, मेजर करना हो या दिया हुआ हो, उसको हम आरएमएस वैल्यू में देखेंगे। ये बात बहुत ही क्लियर होनी चाहिए। इसीलिए देखो यहां पर हीट प्रोड्यूस आई स्क्वायर आर टी, जहां आई क्या, आई आरएमएस। अब इन दोनों को मैं रिलेट कैसे करता हूं, डीसी और एसी को, दोनों में हीट प्रोड्यूस सेम हो, दोनों में हीट प्रोड्यूस सेम हो, इसका मतलब है कि डीसी सर्किट में करंट कितना होना चाहिए, आईआरएमएस के बराबर होना चाहिए। अगर डीसी सर्किट में करंट आईआरएमएस हो और एसी सर्किट में करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी हो, तो दोनों में करंट, दोनों में जो हीट प्रोड्यूस होगा वो सेम होगा। यही बात मैं लिखने जा रहा हूं। तो मैं बोल रहा हूं फॉर एसी सर्किट I equal to I naught sin omega t, heat produced is same as heat produced in DC circuit having current IRMS।
तो ये बात बहुत क्लियर रहनी चाहिए कि करंट मेजर्ड या मेंशन जो करते हैं एसी में वो आरएमएस में करते हैं। इसको नोट करके मैं लिखता हूँ, आगे से ध्यान रखना, कहीं भी फाइंड करना हो आईआरएमएस फाइंड करना है। दिया हुआ है वो मतलब आरएमएस में दिया हुआ है, तो इसको नोट करके लिख रहा हूँ मैं, याद रखना बात को। इन एसी सर्किट current and voltage are measured and mentioned in their RMS values. If V इक्वल टू, मान लो कि दिया हुआ वोल्टेज, इफ वोल्टेज इक्वल टू 220 वोल्ट, दिस मीन्स ये तुम्हें मालूम है वी आर एम एस या V नॉट बाई रूट 220 वोल्ट, यानी कि V नॉट हो जाएगा तुम्हारा 220 रूट 2 वोल्ट। तो दिया हुआ हो या मेजर करना हो अपने को करंट और वोल्टेज, वो आरएमएस में, तो वोल्टेज 220 है मतलब वीआरएमएस है। पीक वोल्टेज बोलेगा तो ये पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे करते हैं। एवरेज पावर delivered by AC सोर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्या इसमें अपने को पढ़ना है, कोई बैटरी क्या करता है, बैटरी से चार्ज पास होता है तो वो एनर्जी सप्लाई करता है। वैसे एसी सोर्स से भी अगर चार्ज सप्लाई होगा तो हम बोलेंगे क्या, वो एनर्जी सप्लाई कर रहा है। तो एसी सोर्स से कितना एनर्जी और उस एनर्जी का कॉरस्पॉन्डिंग एवरेज पावर लिखेंगे। तो एसी सोर्स जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम एवरेज पावर लिखना चाहते हैं जो ट्रांसफर कर रहा है। तो मैं मान लेता हूं लेट ईएमएफ ऑफ सोर्स इज E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी एंड करेंट इन द सर्किट इज I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा और I नॉट E नॉट के टर्म में क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि सर्किट कैसा है, LCR है, LC है, CR है, LR है। तो मैं जनरल लिख रहा हूँ, जनरल EMF और जनरल करंट। तो करंट भी वैरी कर रहा है टाइम के साथ और EMF भी वैरी कर रहा है। तो मैं T से dt टाइम में, T से T टू T प्लस dt, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, dt टाइम इंटरवल, dt टाइम में ना EMF भी कांस्टेंट मानेंगे और करंट भी कांस्टेंट मानेंगे, क्योंकि बहुत छोटा टाइम इंटरवल में T प्लस dt, तो dt बहुत छोटा है तो dt को हम निगलेक्ट भी कर सकते हैं। इसलिए T टाइम पर बोलो या T प्लस dt टाइम पर EMF और करंट को मैं सेम लूंगा। तो इसी टाइम पीरियड में, मतलब टाइम पीरियड कितना हो जाएगा dt टाइम में कितना एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है, बैटरी सप्लाई कर रहा है। तो जो सोर्स मैं डीसी बना कर दिखा रहा हूं है तो एसी, ये जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है तो कैसे लिखते थे हम लोग, एनर्जी सप्लाई ईएमएफ इनटू चार्ज,
तो यहाँ डी क्यू लिखूंगा, डी टी टाइम में डी क्यू चार्ज पास करेगा, और डी क्यू को कैसे लिखूंगा, आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। तो एनर्जी सप्लाई कितना होगा, ई इंटू डी क्यू, और डी क्यू की जगह आई डी टी। ई भी पता अपने को, आई भी पता है, फिर टोटल एनर्जी के लिए हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। तो वही मैं लिखने जा रहा हूं, एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी इन टाइम dt is मैं बोल देता हूं dh, हीट की तरह भी बोल सकता हूं, हीट नहीं बोल करके मैं de बोल देता हूं, de एनर्जी सप्लाई किया कैसे, E इंटू डी क्यू, और डी क्यू आई इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो डी क्यू इक्वल टू आई डी टी। ई का वैल्यू रख दो, आई का वैल्यू रख दो, डी ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई का वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इंटू डी टी। आई नॉट ई नॉट को एक जगह, साइन ओमेगा टी, इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव डी टी। मैं इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करता हूं, एक बार इससे, ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी बन जाएगा, कॉस फाइव प्लस ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये साइन 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी। एक बार लिख देता हूं, कंफ्यूजन ना हो, 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, साइन फाइव भी है, साइन फाइव को मैं इधर लिख देता हूं, ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 साइन फाइव, साइन फाइव और क्या, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, ये लिख दिया। एक स्टेप में ना आगे ना लिख करके मैं इसी को क्या करता हूं, साइन 2 ओमेगा टी बोल देता हूं, तो मैं क्या बोल दूंगा, साइन 2 ओमेगा टी डी टी डी ई। अब मैं क्या करता हूं, टोटल हीट एक टाइम पीरियड में निकालना चाहता हूं, तो एक टाइम पीरियड में क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा, हीट नहीं एनर्जी सप्लाई, एनर्जी सप्लाई बाय एसी सोर्स इन 1 टाइम पीरियड, टी एक टाइम पीरियड में कितना, डीई का इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड में, ये एनर्जी सप्लाई होगा एसी सोर्स से, तो मैं इसी को क्या करूं, इंटीग्रेट कर देता हूं, डीई तो यही है, तो मैं इसके बदले लिख देता हूं ई और
यहाँ इंटीग्रेशन 0 से t और यहाँ भी इंटीग्रेशन 0 से t। ये हो जाएगा। अब देखो तो कांस्टेंट क्या क्या बाहर आ रहा है, ये और ये ई नॉट आई नॉट, ई नॉट आई नॉट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ डी टी भी था, डी टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई था, इसके साथ भी मल्टीप्लाई था, तो मैं यहाँ डी टी लिख देता हूँ प्लस, इसके साथ भी डी टी था, इसके साथ भी डी टी था, प्लस यहाँ से कांस्टेंट क्या आया, ई नॉट आई नॉट साइन फाई अपॉन 2 साइन 2 ओमेगा टी डी टी। याद करो एक टाइम पीरियड में साइन थीटा या कॉस थीटा का वैल्यू 0 होता है, क्योंकि साइन थीटा का ग्राफ ऐसा, तो एक टाइम पीरियड में क्या हो जाएगा वैल्यू 0। तुम करके भी देख सकते हो, पहले भी बता चुका हूं। तो ये क्वांटिटी 0 है, ये क्वांटिटी 0 है, तो जो हीट जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो इसके कारण होगा। अब मैं इसको आगे बढ़ा रहा हूं, ई नॉट आई नॉट, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, इसको तुम इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 1/√2 आएगा। इसको मैं तुम्हें दिखा रहा हूं इंटीग्रेट करके। कैसे इंटीग्रेट करेंगे इसको देखो तो, cos 2 थीटा में कन्वर्ट करता हूं, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी का इंटीग्रेशन। मैं यहां से कुछ दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं इसको रब नहीं करना चाहता, क्योंकि दिखाऊंगा अगर रब कर दूंगा तो वो चीज़ समझ में नहीं आएगा जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूं। फिर भी मैं इसको करने के लिए, रिजल्ट तक पहुंचाने के लिए रब करना पड़ेगा अपने को, तो मैं इसको रब कर रहा हूं। यहां से देखो तो मैं क्या लिखूंगा, ई नॉट आई नॉट बाई 2 को बाहर कर लेता हूं, तो क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, डी टी का इंटीग्रेशन टी और dt का इंटीग्रेशन t और cos थीटा। ऐसे भी देखो तो इसको मैं अलग अलग कर देता हूं, dt का इंटीग्रेशन माइनस cos 2 ओमेगा t dt का इंटीग्रेशन। ये पूरा ब्रैकेट में है, ये दिख नहीं रहा तो मैं इसको थोड़ा नीचे करके लिखता हूं, ई नॉट आई नॉट बाई 2 डी टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन ये आएगा। अब याद करो एक टाइम पीरियड के लिए अभी तुरंत बताया था साइन या कॉस का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहां से क्या आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, यहां से t आ जाएगा अपने को, यहां से t आएगा
मैं कुछ रिजल्ट कुछ और बोल रहा था, वो नहीं आ रहा, टी मिल रहा अपने को, t/2। मैं नीचे √2 बोल रहा था, t/2 मिल रहा अपने को। तो क्या मिला रिजल्ट फाइनली, E0 I0 by 2 t, ये मिला अपने को, E0 I0 अपॉन 2 और यहां से t। मैं इस रिजल्ट को और आगे बढ़ाऊंगा, अभी यहां खत्म नहीं हुआ है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो एनर्जी सप्लाई हुआ बैटरी के द्वारा, उसमें दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये है और एक कंपोनेंट ये है, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। जो एनर्जी सप्लाई हो रहा है वो करंट के इधर वाले कंपोनेंट के कारण, करंट के इस वाले कंपोनेंट के कारण कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा। तो इधर वाला करंट का कंपोनेंट क्या है, इधर वाला करंट का कंपोनेंट क्या है, देखो तो, जिससे एनर्जी सप्लाई नहीं हो रहा, जीरो हो जा रहा है, ये पूरा का पूरा जीरो हो जा रहा है। तो E0, इसमें से इसको लिख देता हूं 2 sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी। तो याद करो E0 sin ओमेगा टी, ये तो बैटरी का EMF था। तो करंट क्या बचा, I0 sin phi cos ओमेगा टी। करंट कितना, I0 sin phi cos ओमेगा टी, I0 sin phi cos ओमेगा टी, यही करंट है। और इस करंट के कारण देखो तो कोई एनर्जी सप्लाई नहीं हुआ, और एनर्जी सप्लाई नहीं होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर भी नहीं बनेगा, और पावर नहीं बनेगा, इसीलिए इस करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। तो आगे मैं वॉटलेस करंट यूज करूंगा जिस करंट के जिस कंपोनेंट के कारण एनर्जी सप्लाई नहीं हुआ था। एनर्जी सप्लाई नहीं होगा तो पावर भी नहीं मिलेगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो इस करंट, जो यहां से करंट मिल रहा है, इस ये जो पावर एनर्जी सप्लाई है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का करंट यही बन रहा है। इस करंट के कारण कोई एनर्जी या बोलो या पावर बोलो, पावर सप्लाई नहीं हो रहा बैटरी से, इसलिए ऐसे करंट को हम लोग बोलते हैं वॉटलेस करंट। और ये वॉटलेस करंट का एम्पलीट्यूड है। तो मैंने यहां से एक्सप्लेन कर दिया, आगे मैं ये लिखूंगा टर्म, तो याद रखना। तो मैं सिर्फ वॉटलेस करंट को यूज करने, वॉटलेस करंट को एक्सप्लेन करने के लिए ये रिजल्ट मैंने रखा था। इधर वाले से एनर्जी सप्लाई हो रहा है, इधर वाले से नहीं हो रहा है, तो इस वाले में जो करंट का कंपोनेंट है उस करंट को बोलेंगे वॉटलेस करंट। तो फाइनली एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी कितना आया, इतना। मेरा एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी यही आया। अब मैं लिखता हूं एवरेज पावर सप्लाई बाय द बैटरी। एनर्जी तो पता चल गया, टाइम से डिवाइड कर देता हूं। एक टाइम पीरियड के लिए निकाला था तो एक टाइम पीरियड से ही डिवाइड करूंगा। एवरेज पावर सप्लाई बाय बैटरी, एक चीज छूट गया, एक चीज छूट गया, यहां से ध्यान देना। इसके प्रीवियस जो स्टेप्स थे उसमें cos phi रहा होगा, देख लेना, cos phi भी रहा होगा। ये छूट गया है, cos phi लिखना, cos phi। तो एवरेज पावर सप्लाई बाय बैटरी क्या होगा, P एवरेज इक्वल टू E अपॉन टी। E कितना, एनर्जी सप्लाई कितना किया था, E0 I0 cos phi अपॉन 2t। यहाँ t भी था, कहाँ, यहाँ t भी तो था, इंटीग्रेट करके जो लाया था t। इसका वाला t cos phi छूटा हुआ था, E0 I0 cos phi t अपॉन 2। तो t से t कैंसिल। तो
कितना बच गया एवरेज पावर, पी एवरेज इक्वल टू ई नॉट आई नॉट √2 cos फाई, ऐसे मैं लिख सकता हूं। और ई नॉट बाई √2 को मैं ई आर एम एस लिख सकता हूं, आई नॉट बाई √2 को लिख सकता हूं आई आर एम एस cos फाई, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि करेंट या वोल्टेज जो भी हो वो आरएमएस में अपने को लिखना है, इसीलिए आरएमएस में रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ये एवरेज पावर सप्लाई बाय बैटरी, ये क्या है, एवरेज पावर सप्लाई बाय बैटरी। वो कितना, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। फाई क्या है, फेज फैक्टर या फेज कांस्टेंट, जो ईएमएफ और करंट के बीच का फेज डिफरेंस होता है, याद करो। तो ये फाई क्या है, फेज फैक्टर या फेज कांस्टेंट। और कॉस फाई को हम लोग बोलते हैं पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, याद रखना, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। कॉस फाई को, फाई तो फेज कांस्टेंट है या फेज डिफरेंस बोल सकते हो ईएमएफ और करंट के बीच का। अब ये रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इससे। याद करो, फॉर प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट, कैपेसिटिव के लिए फाई कितना बन रहा था, π/2, और प्योरली इंडक्टिव के लिए -π/2। तो +π/2 या -π/2 का कॉस का वैल्यू हो जाएगा 0। अब इसका मतलब ये नहीं कि पावर सप्लाई नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि जो बैटरी एनर्जी सप्लाई किया, जब बैटरी एनर्जी सप्लाई करता तो कहीं खर्च भी तो होता होगा। तो प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में फाई का वैल्यू पाई π/2, प्योरली कैपेसिटिव के लिए π/2, प्योरली इंडक्टिव के लिए -π/2, जो भी वैल्यू रखो ये 0 कर देगा पूरा। तो ये एवरेज पावर कंज्यूम्ड है, बैटरी जो सप्लाई किया वो कहीं ना कहीं कंज्यूम करेगा। तो प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट रहेगा तो एनर्जी तो लॉस होगा नहीं। क्यों, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 बता रहा है कि प्योरली कैपेसिटिव या प्योरली इंडक्टिव सर्किट में पावर कंज्यूम नहीं होता। अब पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं, प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर कितना, cos π/2 0 होता है, +π/2 या -π/2। तो मैं लिख रहा हूं फॉर प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट पावर फैक्टर cos फाई = 0, क्योंकि फाई का वैल्यू या तो +π/2 होगा या -π/2 होगा। कैपेसिटर के लिए +π/2, इंडक्टर के लिए -π/2। तो पावर फैक्टर भी तुमसे पूछ सकता है। अब पावर जो कंज्यूम होगा वो प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में ये सबको 0 कर देगा, यानी प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट में कोई पावर खर्च नहीं होता, एनर्जी खर्च नहीं होता। पावर प्रोड्यूस्ड in purely capacitive or inductive circuit is
0। तो प्योरली कैपेसिटिव और इंडक्टिव सर्किट से पावर कंज्यूम नहीं होता, ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखना। फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट, प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए फाई का वैल्यू याद करो, 0 था। 0 था तो पावर फैक्टर कितना हो जाएगा? प्योरली रेसिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर 1। तो पावर प्रोड्यूस्ड कितना होगा? RMS IRMS। प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में पावर प्रोड्यूस इतना होगा, प्योरली कैपेसिटिव या इंडक्टिव सर्किट में नहीं होगा। अब मिक्स सर्किट में कितना होगा? तो मिक्स सर्किट में तुम्हें फाई निकालने में सिखाया हूं, और ये होता था एक्स, एक्सी हो या एक्सएल हो या एक्सी माइनस एक्सएल या एक्सएल माइनस एक्सी, और यही बनता था तुम्हारा जेड, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये बनता था फाई। अब कॉस फाई, मिक्स सर्किट के लिए कॉस फाई कितना? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर अपॉन जेड। फॉर मिक्स्ड सर्किट, फॉर मिक्स्ड सर्किट के लिए फाई कितना? तो मिक्स सर्किट के लिए मैं फाई ना निकाल के पावर फैक्टर डायरेक्ट लिखता हूं। पावर फैक्टर से मैं फाई लिख सकता हूं। पावर फैक्टर कॉस फाई इक्वल टू आर अपॉन जेड। जेड जानते लिखना, तो यहां से क्या हो जाएगा? आर अपॉन जेड। तो मिक्स सर्किट के लिए पावर प्रोड्यूस्ड ये बनेगा ERMS IRMS आर अपॉन जेड। तो किसी भी सर्किट, कोई भी जनरल सर्किट दे दे, उसमें तुम्हें पूछे पावर प्रोड्यूस्ड बताओ, तो पावर प्रोड्यूस कैसे लिख सकते हो? ERMS IRMS कॉस फाई। अगर मिक्स सर्किट है तो मिक्स सर्किट के लिए कॉस फाई का वैल्यू लिखते हैं आर बाई जेड। यहां से कॉस फाई इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आर बाई जेड। अब यहां से इसको थोड़ा सा और भी अरेंज कर सकते हैं। तो किसी भी सर्किट में, मिक्स सर्किट में पावर प्रोड्यूस निकालना हो तो वैल्यूज सारे रख दो। मैं इसको थोड़ा और अरेंज करता हूं। ये देखो, तो IRMS को मैं कैसे लिख सकता हूं? IRMS इक्वल टू ERMS। पहले देखो, तो आई नोट को मैं कैसे लिखता था? E नॉट बाई जेड। इसको RMS बनाने के लिए √2 से डिवाइड करूंगा, तो इसको भी √2 से डिवाइड कर देता हूं, तो ये बन जाएगा IRMS इक्वल टू ERMS बाई जेड। मैं बार बार RMS में क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि अपने को मेजर्ड और मेंशन्ड दोनों RMS में करने हैं, ये बात बार बार मैं बोल रहा हूं। तो जैसे आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाई जेड लिखते थे, वैसे ही IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन जेड। तो मैं क्या कर सकता हूं? इस IRMS को ERMS अपॉन जेड लिख सकता हूं। तो पावर प्रोड्यूस क्या हो जाएगा? इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, P को ERMS, IRMS को लिख सकता हूं ERMS अपॉन जेड।
और ये R और एक Z पहले से था, E RMS अपॉन Z का होल स्क्वायर इंटू R। और देखो तो ये IRMS है, पावर इक्वल टू आई स्क्वायर R, पावर यही तो लिखते हैं आई स्क्वायर R। अब हम लोग DC में थे तो करंट लिखते थे और AC में पढ़ेंगे IRMS, और IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन Z। तो फाइनली वही आ रहा है रिजल्ट, जैसे DC में लिखते थे AC में सिर्फ I की जगह IRMS कर देंगे, क्योंकि करंट जो AC में लिखते हैं वो RMS के टर्म में लिखते हैं हम लोग। अब इससे क्वेश्चन भी तुम्हारे एसी वर्मा में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं, सारे वैल्यूज तुम्हें बता देंगे, वैल्यू रखो और आंसर पाओ, लेकिन सारे रिजल्ट याद रखने चाहिए तुम्हें। अब हम लोग पढ़ेंगे चोक कॉइल। चोक कॉइल क्या होता है? अपने घर में जो मर्क्यूरी ट्यूब होता है उसमें देखे होगे कि रॉड में एक कॉइल फिट होता है, इस तरह का एक बॉक्स बोल सकते हो, क्यूबिकल बॉक्स एक होता है, इसके अंदर होता है कॉइल, इसी को हम लोग बोलते हैं चोक कॉइल। इसी के बारे में अपने को पढ़ना है। तो ये चोक कॉइल होता है क्या, अब करता क्या है? तो सबसे पहले है क्या, तो चोक कॉइल सिंपली एक इंडक्टर है जिसके पास लार्ज इंडक्टेंस होता है और स्मॉल रेसिस्टेंस, इतना स्मॉल कि उसको निगलेक्ट भी कर दो। तो प्योरली हम ऐसे तो आइडियल चोक कॉइल जो होगा उसका रेसिस्टेंस 0 होगा, लेकिन कोई भी वायर होता है उसका कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इसके पास लार्ज इंडक्टेंस होता है और स्मॉल रेसिस्टेंस होता है। तो चोक कॉइल इज ए सिंपली इंडक्टर हैविंग लार्ज इंडक्टेंस एंड स्मॉल रेसिस्टेंस। ये मैं लिखने जा रहा हूँ, इट इज सिंपली अ कॉइल हैविंग large inductance and small resistance। अब इसका काम क्या है? जो हम लोग को जनरली हाउस होल्ड में सप्लाई होता है वोल्टेज, वो 220 वोल्ट, मतलब VRMS 220, मैं बार बार बोल रहा हूँ 220 सप्लाई है, मतलब VRMS 220 है। अब मान लो ये जो मेरा ट्यूबलाइट है ये 120 वोल्ट ही बियर, 160 120 कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये कम वोल्टेज पर ऑपरेट होता है। तो ये 220 वोल्टेज से कम, सपोज 160 बोल देता हूँ, 160 वोल्ट पर ये ऑपरेट होता है। तो मैं डायरेक्टली 220 वोल्ट से इस ट्यूबलाइट को लगा दूंगा तो ये डैमेज हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, इसके अक्रॉस वोल्टेज मुझे कम करना है, इसके अक्रॉस वोल्टेज कम करना है। तो वोल्टेज कम करने के लिए तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि एक रेसिस्टेंस लगा दूं, तो वोल्टेज बढ़ जाएगा, कुछ वोल्टेज यहाँ कुछ वोल्टेज यहाँ, इतना रेसिस्टेंस लगाऊंगा कि इसके अक्रॉस 160 या 160 से कम वोल्टेज रहे, ज़्यादा हो ही ना, मैं ऐसा रेसिस्टेंस लगाऊंगा। लेकिन रेसिस्टेंस लगाने में एक प्रॉब्लम ये है कि इस रेसिस्टेंस से एनर्जी लॉस होगा, जो एनर्जी का वेस्टेज है, तो हम एनर्जी वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, हम इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम करना चाहते हैं और एनर्जी भी वेस्ट नहीं करना चाहते।
इसीलिए ये चोक कॉइल यूज किया जाता है। कैसे? ट्यूबलाइट के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाता है चोक कॉइल। इससे क्या होता है, हम लोग मान के चलते हैं कि ये आइडियल चोक कॉइल है, तो इसका रेसिस्टेंस 0 है, सिर्फ इसके पास इंडक्टर है। ये इंडक्टर, तुम्हें याद है कि इंडक्टर कोई एनर्जी कंज्यूम नहीं करता, अभी तो बताया था कि कोई इंडक्टर या कैपेसिटर पावर कंज्यूम नहीं करता जब तक कि उसके पास रेसिस्टेंस ना हो। रेसिस्टेंस होगा तभी वो पावर कंज्यूम करेगा, रेसिस्टेंस नहीं होगा तो पावर कंज्यूम नहीं करेगा। तो मैं मान रहा हूं कि आइडियल इंडक्टर है मेरे पास, आइडियल चोक कॉइल है। या अगर मान लो अगर रेसिस्टेंस है भी तो ये बहुत कम खर्च कर रहा है, तो मेरे लिए तो एनर्जी एफिशिएंट हो गया ना। रेसिस्टेंस यूज करो तो ज़्यादा एनर्जी लॉस, और इंडक्टर यूज करो तो बहुत ही कम एनर्जी लॉस। तो मैं कम एनर्जी लॉस करके मैं अप्लायंस को ग्लो करवाना चाहूँगा, तो जाहिर है मैं इंडक्टर लगाऊंगा, रेसिस्टेंस नहीं लगाऊंगा। तो ये चोक कॉइल क्या करता है, इसके क्रॉस वोल्टेज भी घटा देता है और एनर्जी भी कंज्यूम नहीं के बराबर होने देता है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस होगा इसके पास भी। विदाउट रेसिस्टेंस नहीं हो सकता, लेकिन बहुत कम रेसिस्टेंस तो बहुत कम एनर्जी लॉस। तो चोक कॉइल का काम क्या है, वोल्टेज को घटाना विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। वही मैं लिखने जा रहा हूं। तो यूज कैसे करते हैं, इसको ट्यूब के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। इट इज यूज्ड इन फ्लोरोसेंट मर्क्यूरी ट्यूब, FLUORESCENT, फ्लोरोसेंट मर्क्यूरी ट्यूब। It is used in fluorescent mercury tube to decrease potential difference without loss of energy। It is connected in series with the tube। It is connected in series with the tube। ट्यूब के साथ सीरीज में कनेक्ट करते हैं। तो मैं सर्किट की तरह दिखाता हूं, सर्किट के फॉर्म में कॉइल और ट्यूब को। ये रेसिस्टेंस है जिसको ट्यूब की तरह ट्रीट करो, क्योंकि इसमें एनर्जी लॉस होगा, और मैंने इसमें इंडक्टर लगा दिया। अब इस ट्यूब को कॉरस्पॉन्डिंग ये डायरेक्ट लगाता तो पीक ईएमएफ ई नॉट और इसके क्रॉस वोल्टेज कितना बनता, ERMS। और मान लो कि जितना वोल्टेज इसको चाहिए ट्यूब के लिए, उससे ये ज़्यादा वोल्टेज बन जाए तो इसको डैमेज कर देगा। जितना ये बियर कर सकता है मैक्सिमम ट्यूबलाइट, उससे ज़्यादा वोल्टेज ये बन जाए तो इसको डैमेज कर जाएगा। तो मैं वोल्टेज घटाने के लिए मैंने इंडक्टर लगाया। अब देखो कैसे इसके क्रॉस वोल्टेज, अगर मैं डायरेक्ट लगाता इसको तो इसके क्रॉस वोल्टेज ERMS आता। अब ये ERMS से कम इसके क्रॉस वोल्टेज मैं दिखाता हूं। तो सर्किट में करंट कितना होगा, I0 E0 बाई Z। Z कितना
जेड यही लिखता था, जेड ये लिखता था। अगर मैं ये ई नॉट है तो ये आई नॉट है तो ये ई नॉट, इसको मैं आर एम एस बनाऊंगा तो ये भी आर एम एस बन जाएगा। इसको √2 से डिवाइड करूंगा, इसको भी √2 से डिवाइड करता हूँ, तो क्या बन जाएगा, आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन ये। अब मैं इस ट्यूब के अक्रॉस वोल्टेज देखना चाहता हूं, वोल्टेज अक्रॉस ट्यूब लाइट, V इक्वल टू आई आर एम एस इंटू आर, V इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करेंट इंटू रेसिस्टेंस। देखो तो ई आर एम एस आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वोल्टेज ये क्वांटिटी 1 से कम है, नीचे क्वांटिटी R से ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी 1 से कम है, ये क्वांटिटी 1 से कम है, तो ये क्वांटिटी ERMS से कम है। वोल्टेज ERMS से कम कर दिया इसके क्रॉस, और इसमें एनर्जी लॉस भी नहीं हो रहा। अगर मान लो ये आइडियल इंडक्टर है तो इसका रेसिस्टेंस तो है ही नहीं, और इंडक्टर कोई एनर्जी कंज्यूम करता नहीं है, पहले ही बता चुका हूं। तो मैंने इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कम कर दिया और एनर्जी भी मेरा लॉस नहीं हुआ, क्योंकि इसका रेसिस्टेंस मैंने आइडियल इंडक्टर लिया था। हालांकि आइडियल इंडक्टर होता नहीं, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस होता है, लेकिन रेसिस्टेंस मैंने, अगर थोड़ा भी रेसिस्टेंस होगा तो एनर्जी लॉस बहुत कम होगा, और सिंपली रेसिस्टेंस लगाते तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ट्यूबलाइट के क्रॉस, इस रेसिस्टेंस के क्रॉस बहुत ज़्यादा एनर्जी लॉस हो जाता इसके वोल्टेज घटाने के चक्कर में। तो मैंने वोल्टेज घटा लिया विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। अब मैं इससे एक क्वेश्चन करता हूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, a choke coil is needed to operate a lamp at 160 volt and 50 hertz, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ये F। The lamp has effective resistance. The lamp has effective resistance of 5 ohm when running at 10 ampere. When running at 10 ampere, मतलब IRMS है ये। Calculate the inductance of the choke coil. If the same lamp is to be operated, if the same lamp is to be operated on 160 volt DC, what additional resistance is required? What additional
रेसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड। इसमें आगे भी एक कंपेयर द पावर लॉस इन द बोथ केसेस, पावर लॉस भी देखना है दोनों में। तो एक लैंप को जो कि 160 वोल्ट पर चलाना है उसको, और फ्रीक्वेंसी कितना है एसी सोर्स का 50 हर्ट्ज, उसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस, लैंप का रेसिस्टेंस कितना है 5 ओम। तो मैं क्या करता हूं, एक सर्किट बनाता हूं। चोक कॉइल की जरूरत है 160 वोल्ट, कोई रेसिस्टेंस है, इसी को मैं बोल देता हूं लैंप। इसमें मुझे चोक कॉइल लगाना पड़ रहा है। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि 160 वोल्ट के कॉरस्पॉन्डिंग, क्वेश्चन देख लेता हूं, 160 वोल्ट पर चलाना है इसको, इस लैंप को 160 वोल्ट पर चलाना है। और करंट कितना है इसमें, IRMS 10 एम्पियर। इसका रेसिस्टेंस कितना 5 ओम। तो तुमसे क्या पूछा था, कैलकुलेट द इंडक्टेंस ऑफ द चोक कॉइल। तो याद करो IRMS कैसे लिख रहे थे, 160 वोल्ट पर इसको चलाना है, ERMS इक्वल टू 160 वोल्ट, यही चलाना है। तो हम लोग कैसे लिख रहे थे IRMS, देखो तो IRMS इक्वल टू ERMS अपॉन जेड। ERMS कितना, जेड का वैल्यू कितना लिखेंगे, ERMS अपॉन जेड कितना, R स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये तुम्हें IRMS भी बताया है, ERMS 160 10, रेसिस्टेंस का वैल्यू 5, ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 2 पाई एफ, फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ था 50 हर्ट्ज, और एल का वैल्यू अपने को निकालना था। तो यहां से क्या करेंगे हम लोग, ये कैंसिल, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा ये R स्क्वायर प्लस ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रूट इक्वल टू 16, रूट हटाएंगे तो ये स्क्वायरिंग, ये 256 हो जाएगा, ये 25 है, R का वैल्यू 5 था तो इधर जाके 25 माइनस कर देंगे। फ्रीक्वेंसी अपने को पता है 50 हर्ट्ज, सारा वैल्यू रख करके यहाँ से L का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, L का वैल्यू फाइंड कर लेंगे यहाँ से। अब बोल रहा था कि इंडक्टर के बजाय अगर मैं रेसिस्टेंस यूज करता तो कितना रेसिस्टेंस मुझे लगाना पड़ता। तो लैंप का रेसिस्टेंस तो 5 ओम है, मैं R रेसिस्टेंस लगाया हूं इसके अक्रॉस, इसको जलाने के लिए, तो कितना हो जाता है, और डीसी है, रेसिस्टेंस यूज कर रहा हूं, तो बोला था क्वेश्चन में कि डीसी सोर्स है ये, इसको डीसी सोर्स की तरह ट्रीट करो। डीसी, और डीसी में ईएमएफ कितना 160 वोल्ट, क्वेश्चन पढ़ लेना, इसको डीसी बोला था 160 वोल्ट में लगाएं, तो कितना एक्सटर्नल रेसिस्टेंस चाहिए अपने को। तो फिर कैसे लिखूंगा, डीसी के लिए क्या लिखते हैं, V इक्वल टू आई आर, V कितना 160, I कितना 10, R कितना 5 प्लस R,
R इक्वल टू, ये तो 5 हो गया, 11 ओम। 11 ओम का रेसिस्टेंस डीसी में तुम्हें उसी लैंप को ऑपरेट करने के लिए 11 ओम का रेसिस्टेंस लगाना पड़ता। अब देखो कि 11 ओम रेसिस्टेंस लगाने से कितना हीट प्रोड्यूस होता। शायद पावर बोला था, क्या बोला था, कंपेयर द पावर लॉस। पावर लॉस कितना होगा, तो जब रेसिस्टेंस यूज करेंगे तभी पावर लॉस होगा। पावर लॉस कितना डीसी सोर्स में, डीसी सर्किट में कितना पावर लॉस, डीसी सोर्स में पावर लॉस कितना, आई स्क्वायर आर। आई कितना 10, करंट 10 एम्पियर, 10 का स्क्वायर, और रेसिस्टेंस कितना 1100 वॉट। इतना पावर लॉस होता अगर डीसी सोर्स से हम लोग इस लैंप को जलाते तो देख लो एसी और डीसी के फायदे। डीसी में मुझे वोल्टेज कम करना था तो मुझे क्या करना पड़ता, रेसिस्टेंस लगाना पड़ता, लेकिन एसी में मैंने क्या लगा लिया, इंडक्टर। तो देख लो क्या फायदा है, अगर डीसी में लगाते तो इतना पावर लॉस होता जो कि एसी में हम लोगों ने बचा लिया। हालांकि कुछ पावर लॉस होगा लेकिन इससे तो बहुत ही कम होगा। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तुम एससी वर्मा में जितने क्वेश्चन हैं एसी के जितने क्वेश्चन हैं उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। मैं एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा हूं। मैं एक क्वेश्चन ऐसे दे देता है, I इक्वल टू I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन कॉस ओमेगा टी। ये करंट है। करंट जो करंट है एसी करंट, वो दो एसी का कंपोनेंट है, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। तुमसे यहाँ IRMS पूछ लेगा। तो IRMS कैसे लिखते हैं, अगर I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी है तो IRMS हो जाता है I0 बाई √2। तो मैं क्या करूं, इस पूरे करंट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करूं। इस फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट करूं, मैथ पढ़े हुए होगा तुम। तो साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी के जो मल्टीप्लायर है उसके स्क्वायर के सम से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। रूट से I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर का अंडर रूट कॉस ओमेगा टी। चेक करोगे, अगर मैं इसे कॉस फाई बोलूं तो चेक करो ये साइन फाई बन जाएगा। साइन ओमेगा टी कॉस फाई, कुछ भी बोल दो, इसको कुछ भी बोलो। इसको कॉस अल्फा बोलोगे तो ये साइन अल्फा बन जाएगा, इसको साइन अल्फा बोलोगे तो ये कॉस अल्फा बन जाएगा। साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई। साइन ओमेगा टी प्लस फाई इस फॉर्मेट में बन गया। तो IRMS कितना होगा, I0 का होल I0 बाई √2, यही तो I0 है मेरा। I0 बाई √2, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो,
तो एससी वर्मा में जितना क्वेश्चन है मैक्सिमम कॉन्सेप्ट करीब करीब कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं एसी के। तो एसी के तुम सारे क्वेश्चन सॉल्व करो और एसी वर्मा का ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव 1 ऑब्जेक्टिव 2 और सारे सब्जेक्टिव। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाएंगे।